झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में कई मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुके आदिवासियों के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा आज हमारे साथ हैं। सर, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। झारखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है, इसकी भी आपको सर ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, राज्य की 25वीं वर्षगांठ को आप किस रूप में देखते हैं और इन 25 वर्षों में आपका झारखंड लगता है कहाँ है? देखिए, 25 वर्षों की इस यात्रा में कई तरह के अनुभवों के साथ झारखंड ने जहाँ कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। पाया इस दृष्टि से कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राज्य बनने के बाद में बड़ी संख्या में लोग उभरे और राज्य के नेतृत्व करते हुए लोगों ने कोशिशें की है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो हमें हमेशा इस बात के लिए स्मरण दिलाती है कि राज्य के मूल उद्देश्यों को हम आज भी सही तरीके से उकेर नहीं पाए हैं या उम्मीदों पर राज्य खरा नहीं उतर पाया, इस दृष्टि से कि जब राज्य नहीं बना था उस समय में हम इस क्षेत्र के तमाम जनता राज्य को बनाने के लिए आंदोलन करते रहे, पर आंदोलन से ज़्यादा राजनीति भी हुई। पर इसके बावजूद राज्य का निर्माण हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुसार वादा पूरा किया। पर जो आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि में यदि आप लोगों की आकांक्षा को देखेंगे तो वो ये क्या थी और उन आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करने के लिए जो नीतियां होनी चाहिए उस पर कई बार वापोह की स्थिति हुई, उधेड़-बुन की स्थिति हुई और कई तरह के संकटों को आमंत्रित किया। एक चीज़ और सर इससे जुड़ा हुआ ये है कि चूँकि आप इस चीज़ों को स्वीकार भी कर रहे हैं, आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन एक बार भी कार्यकाल आपका पूरा नहीं हो सका। उसके बाद आपने जो बीड़ा उठाया कि किस तरीके से हम स्टेट का एक हमारे दिमाग में जो रोड मैप है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या इस बात की कोई टिप्स आपको है कि आपने जो पहली बार जब हम मुख्यमंत्री बने उस समय में झारखंड बनने के बाद आशा के विपरीत झारखंड जल रहा था। अब उस विषय पर बहुत ज़्यादा मैं कुरेदना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनने के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ और ये कहा जाए कि राज्य बनने के बाद जो एक मैच्योर्ड तरीके से नीतिगत विषयों पर चर्चा करना चाहिए वो माहौल बनाने में राज्य में बहुत जिसे कहा जाए कि नहीं बन सका और जिसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्वतः स्फूर्त होने वाली चीज़ें थी वो भी उलझ गई। अब जिस तरीके से मैं पहली बार जब आपात स्थिति में मुख्यमंत्री का दायित्व प्राप्त किया, पूरा झारखंड में असमंजस की स्थिति, डोमिसाइल जैसे शब्द ऐसे उभरे जिसने हमें एक तरीके से एक संकुचित दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश की और लोग उलझ के रह गए। तो इस कांटों के ताज के बाद सर एक बार फिर आपको केंद्र में भी जिम्मेदारी मिलती है और जनजातीय, चूँकि झारखंड की पहचान जनजातियों से भी होती है और उसी सोच के साथ ये राज्य भी बना था। आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, कुछ दिनों तक आप कृषि मंत्री के तौर पर भी आपने काम किया। तो सर जो आपके एकलव्य विद्यालय वाली जो सोच है कि किस तरीके से आप उसको आगे लेकर जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया जो ट्राइबल इलाकों में बहुत बड़ा एक इशू है, उसको दूर करने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए, उस दिशा में जो काम हो रहे हैं उससे क्या आप अभी संतुष्ट हैं या लगता है कि उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं आपको मैं उस पर भी आऊँगा, पर राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से राज्य ऐसा नहीं है कि पीछे है, राज्य कई मामलों में आगे है, लेकिन राज्य के जनता पीछे है। राज्य के जनता के मौलिक बातों को आज एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिन पॉलिसियों पर हम सब ने काम किया उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसकी
समझ बढ़ानी होगी, इस पर कोशिश करना होगा। अब विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण होने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो मौलिक बातें यहाँ के, जैसे आम आदमी को जैसे कहते हैं कि एक तरीके से शरीर है तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे है, युद्ध कर रहा है तो उसके पास ढाल क्या है, उसके पास हथियार क्या है, तो इस तरीके से यदि आप देखें तो और बहुत काम करने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में यदि हम इन चीज़ों की अनदेखा की तो बाद के दिनों में हमें ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, है ना। तो बट कोर इशू जैसे मैं एक पूरा कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जैसे आज दुनिया देख रहे हैं, वैसा ही कई चीज़ों में आप बहुत उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस आपकी वीक हो जाएगी। एक आत्मीय आधार पर जो राज्य की कल्पना है वो साकार होने के बजाय कमज़ोर हो गई। और इसलिए मैं 25 साल की इस उपलब्धियों को मैं मानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में यदि आगे बढ़े हैं तो कुछ क्षेत्रों में गंभीर चिंता करने की जरूरत का विषय बनता जा रहा है। और भगवान बिरसा मुंडा का जब हम 150वां यह जयंती मना रहे हैं देश भर में, तो झारखंड जैसे राज्य में किसी भी स्तर पर काम करने वाले, चाहे वो राजनेता हो, समाज सेवी हो, बुद्धिजीवी हो, प्रोफेशनल्स हो, आम नागरिक हो, सबको एक रिदमिक तरीके से ट्यून बनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है सर, इस लाइन पे जो आप कह रहे हैं कि सबका एक समावेशन होना चाहिए, उसके जरिए ही विकास को आयाम दिया जा सकता है, कुछ वैसा आपके मन में सर कुछ एक टिस या कमी कि जो काम आपने उठाया बीड़ा कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे झारखंड में, 25 वर्षों में वो कमी नहीं दूर हो सकी और वो जस की तस में है? देखिए, जब राज्य बना उस समय यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एक तरीके से डिफंक्ट हो चुका था, पंचायतें नहीं थी, पेशा बनने के बाद भी ग्राम सभा का कोई अस्तित्व नहीं था, जिला परिषद नहीं था, असेंबली और पार्लियामेंट राज्य और देश के लिए चुनाव होता था और उसके माध्यम से जो आम आदमी जुड़ते थे। लेकिन आम आदमी जैसे कहा जाए सीधे एसपी से थोड़ी जुड़ते हैं, थानेदार से जुड़ते हैं, वहाँ क्षेत्र के पदाधिकारी से जुड़ते हैं, जिसकी बात आप स्थानीय चिकित्सक से जुड़ते हैं, सीधे सदर अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई नहीं पहुँचता है। तो जो स्थानीय स्तर की बात है, इसलिए मैंने पंचायत चुनाव कराया और पेशा का जो एक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कराया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हुए, अर्बन रूरल दोनों के हुए, लेकिन एक अभाव रह गया क्योंकि उसके बाद जो रूल बनाने का, क्योंकि स्टेक होल्डर से मिल करके जो रूल बनाने का काम था वो काम नहीं हो सका, पूरा नहीं हो सका। पेशा कानून और मुझे उम्मीद थी कि पिछले जब फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट 2014 से 2019 और ये इस समय भी जो सरकारें चल रही है ये रूल फ्रेम करेगी, लेकिन रूल फ्रेम नहीं हुआ, जिसके वजह से गवर्नेंस में, क्योंकि देखिए एक्ट एक प्रोविज़न है, ठीक है, रूल एक इम्प्लीमेंटेशन है, तो रूल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमने शुरुआत कर दी पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो और चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में कमी आने शुरू हो गई। तो क्या इसमें क्या पॉलिटिकल संस्थागत विकास नहीं हो पा रहा है? तो क्या पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से ऐसा नहीं हुआ? कई तरह की चीज़ें हैं। अब मैं इस समय 25 साल के उत्सव में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को स्मरण करके लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि स्थानीय स्तर तक हमारी व्यवस्था यानी रूल ऑफ लॉ डेवलप हो। तो सर देखिए जो स्थिति है, ठीक है, 25 वर्ष हो गए, जल जंगल ज़मीन
झारखंड की पहचान है, इसको लेकर स्टेट बना, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में बहुत सुधार नहीं देखिए हुआ है। ज़मीन बचाने में तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इस समय कोई ध्यान नहीं है लोगों का। और ज़मीन की जो कसौटी है, ज़मीन के जो मापदंड है इस क्षेत्र के जनजीवन के लिए, वो पूरी तरीके से धराशायी करने के तरफ चल रही है इस समय। तो इसके पीछे जो आदिवासियों की स्थिति है, तो क्या किसको जिम्मेदार, अब अगर हम कहें कि अर्जुन मुंडा जी किसको जिम्मेदार मानते, कोई तो एक होगा। देखिए ऐसा है कि जिम्मेदार तो सभी है, पर जो सरकार है उसको ध्यान में रखना है। इस समय जो स्थिति बनी है, वो स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है वो तो इस समय की सरकार है। सर, झारखंड में बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं पर्यटन के क्षेत्र में, आपके पास माइनिंग का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी है सर, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसी के साथ छत्तीसगढ़ बने, उत्तराखंड बढ़े, बहुत आगे निकल गए। अगर अर्जुन मुंडा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं स्टेट के, तो क्या ऐसा विजन होगा कि सर आप झारखंड को उनसे ऊपर लेकर जाएंगे? देखिए किंतु परंतु मैं अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे यह सब बिल्कुल मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। और इस तरह के ख्वाबों पर जीने का मैं आदी नहीं हूँ। पर मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि एज ए सिटीजन, एज ए झारखंड के रहने वाले बासिंदे के रूप में, झारखंड के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी भूमिका है नीतिगत मामलों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ाने के। इम्पॉर्टेंट यह है कि जो जिस समय नीति बनाने के लिए सबसे जिम्मेदार है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को देखता है। और अभी घोर अभाव हो रहा है इन सारी चीज़ों का, और जिसके कारण एक ऐसा इल्यूज़न वातावरण हावी हो रहा है जो आने वाले पीढ़ी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रहा है। तो नीति और परिणति दोनों में एक पैरालिसिस की स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन सर, पिछले 2 चुनावों से कहें तो एक तरीके से भाजपा को जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या पार्टी के स्तर पर, क्योंकि आप कार्यकारी सदस्य मेंबर और कई संगठनों में भी आप पार्टी के जो कोर कमेटी की ग्रुप है उसमें भी आप हैं, तो सर किस तरीके से विजन लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं ताकि 2029 का जब चुनाव हो तो उसमें एक लगे कि जिस स्टेट को आपने बनाया, अगर वो कहीं पिछड़ रहा है तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में आना चुनाव, क्योंकि हम 2014 से 2019 पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो ये हम नहीं मानते कि सरकार में हम नहीं थे या नहीं आए थे, और आने की संभावना आगे भी रहेगी। चुनाव में हार जीत होते रहता है, पर जो जिस समय सरकार काम करती है वो ईमानदारी के साथ राज्य के लिए काम करे, या राज्य की जनता की उम्मीद रहती है। तो उस दृष्टि से 2 चीज़ें एज ए दल हमें भी चिंता करना चाहिए और जो सरकार में है उसे भी चिंता करना चाहिए। तो दल के दृष्टि से निश्चित रूप से सभी लोग चिंता कर रहे हैं कि आगे बेहतर क्या हो सकता है। तो क्या बेहतर हो सकता है वो निश्चित तौर पर भाजपा उस पर विचार भी कर रही है। सर, झारखंड में जैसा हमने बोला, माइंस, पर्यटन, खेल की भी असीम संभावना है, और चूँकि आप खुद भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं और दीपिका जैसी खिलाड़ियों को आपने खुद पर्सनली तराशा है, वो पिछली बार भी जब हमने देखा था उसके कटिंग्स और किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं और एक फैमिली और एक गार्जियन की तरह आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो सर, खेल के मंच और खेल के मैदान में झारखंड में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, झारखंड एक पोटेंशियल स्टेट है खेल के माध्यम से। देखिए, हॉकी में हमारे बहुत सारे, आज से नहीं, आज़ादी के पहले से हॉकी में हमारे खिलाड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, ओलंपिक में खेले हैं जी। और उसके साथ साथ ही तीरंदाजी में यदि आज आप देखें तो बहुत अच्छे खिलाड़ी उभर करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना मेधा दिखा रहे हैं, और ये कोशिश जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश ये हो रही है एज ए आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से, एआई के तरफ से, कि झारखंड जैसे राज्य और देश के अन्य ऐसे सभी राज्यों में अच्छे खिलाड़ी उभरे, क्योंकि देश की संभावना खेल के क्षेत्र में बहुत अधिक है।
इसके साथ साथ ही कई और खेल हैं जिसमें आज खिलाड़ी प्रेरित हो रहे हैं। और मुझे याद है उन दिनों जब भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन में एक बड़ा संकट का दौर और बहुत तरह के चर्चा उन दिनों में होती थी, डालमिया जैसे अध्यक्ष होते थे, तो हमारे यहाँ के खिलाड़ी, धोनी जैसे खिलाड़ी उसी दौर से उभर करके सामने आए। अभी भी संभावना ऐसे खिलाड़ियों की है, पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अच्छे खिलाड़ी की परख रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर भी अर्जुन मुंडा जी का जोर है। सर, विकास और जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर तो हम ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन मुंडा भी एक व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है सर। तो आपकी भी कुछ रुचि है, कुछ आपकी भी इच्छाएं हैं, उसको और सर आप किस तरीके से अगर कहें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत बार सफ़र किया हूँ, आपके साथ जब चुनावी रैलियाँ होती है उस दौरान भी मैं गया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गाड़ी में बैठे हुए आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, गाना गुनगुनाना भी पसंद करते हैं। तो सर, ये जो आपके शौक़ है वो आप राजनीति के साथ जोड़कर किस तरीके से पूरा कर पाते हैं? देखिए राजनीति में इन सारी चीज़ों की चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन आदमी अंदर से जिंदा होना चाहिए। हाँ। तो सर, इधर हाल में कौन ऐसे गीत जो आपको पसंद कुछ आए हो? नहीं, अभी तो उन सारी चीज़ों पर मेरा ध्यान कम है। अभी हम लोग, मैं जो काम कर रहा हूँ, जब मंत्रालय में था उस समय भी, जैसे आपने शुरू में कहा ना, सिकिल्स एनीमिया के बारे में, ये आपका बहुत दिल से, क्योंकि मैं इस पे बहुत बार आपसे ब्लड डोनेशन का काम हमने 1987 से शुरू किया, और वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन, उस समय अविभाजित बिहार था, इसलिए बिहार वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है ना, BBDA, उसका गठन और उसका रजिस्ट्रेशन, इन सारे कार्यों को संपादित करते हुए ये संस्था अच्छा कार्य करे, एक सदस्य के नाते उस पर काम किया और लगातार ब्लड डोनेशन को रूरल एरिया तक पहुंचाया। और धीरे धीरे ये अनुभव आया कि रूरल एरिया में जो बड़ी समस्या है वो सिकिल्स की है, और इसलिए सिकिल्स के मामले में एक अस्थायी समाधान कैसे हो, इस बारे में सब चिंता करने लगे। उन दिनों में गुजरात में भी मुख्यमंत्री जब नरेंद्र भाई मोदी थे और मैं भी मुख्यमंत्री था, तो कोशिश ये हुआ कि इसका अस्थायी समाधान के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ट्राइबल एरिया वहाँ से शुरू होता है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्राइबल एरिया में है, सेंट्रल इंडिया के उन स्टेटों में ज़्यादा है। तो इसलिए इसका अस्थायी समाधान निकालने के लिए, और यह संयोग था कि 2019 से 2024 तक नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, और उनको पहले से इन सारे चीज़ों का अनुभव था। सिकिल्स एनीमिया पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई कि पूरे देश के ट्राइबल एरिया में हेल्थ प्रोफाइल और सिकिल्स की जांच होनी चाहिए, और काउंसलिंग ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन फ्रेश हो। तो इसका काम चल तो रहा है, पर यह कार्य की जिम्मेदारी, क्योंकि बजट प्रोविज़न, राशि उपलब्ध कराना, यह केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने किया, लेकिन राज्य इस मामले में ज़्यादा रुचि कैसे ले, ये बहुत आवश्यक है। और अभी झारखंड में मुझे लगता है बहुत काम करने की आवश्यकता है। सर, एक चीज़ और आपके बारे में है कि अर्जुन मुंडा पर्दे के पीछे भी कई सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं। राजनीति के तौर पे तो नेता के तौर पे आपको सब लोग जानते हैं, बट एक आप सामाजिक कार्यकर्ता में ये कम लोग जानते हैं। तो सर, कौन वैसा काम है जिसे और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं? राजनेता समाज से हट के ऐसा नहीं है, पर समाज क्या है ये चिंता करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ कि झारखंड एक समाज है, और समाज में एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ इस बात की कमी है कि राज्य बनने के बाद राज्य के औचित्य पर एक सपना सजोए हुए
वो ये देख रहे हैं कि राज्य बना तो है, पर राज्य बनने के बाद का क्या है। तो उसको, उन सरोकारों को सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ लोग समझे और लोग करें और अपने आप को जोड़े, इसका प्रयास जारी है। बरसों से सर आप चुनावी रैलियों में, अभी भी बिहार में भी चुनावी रैली में गए, घाटशिला में चुनाव हो रहा था उपचुनाव, उसमें भी चुनावी रैली में गए। तो सर कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा जो दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे? रैली में जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि जनता को देख के मन खुश हो गया, आपके नारे लगे अर्जुन मुंडा तो भी खुशी होती है, नरेंद्र मोदी तो उस पर भी खुशी, तो ऐसा कोई लम्हा इस समय ये जो दौर चल रहा है, मैं यहाँ के बाई इलेक्शन के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी की मृत्यु होने के बाद में उस चुनाव पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया का कोई बनता नहीं है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव का परिणाम आज आप देख रहे हैं, वो ये बता रहा है कि गुड गवर्नेंस का क्या महत्व होता है और किस तरीके से इस देश को अब नेतृत्व मिला है जो एक सशक्त भारत के तरफ आगे बढ़ रहा है और होलिस्टिक और कॉम्प्रहेंसिव प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। सर आपका नॉर्मली दिनचर्या क्या होता है? क्योंकि राजनीति के साथ परिवार का सामंजस्य बैठाना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप दिन भर, मैं भी आवास पे आता हूँ तो पता चला कि मिलने वालों के लोगों की कतार लगी रहती है, तो ऐसे में ये जो सामंजस्य है ये किस तरीके से बैठाते हैं? देखिए, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में काम करते समय स्वाभाविक रूप से पारिवारिक थोड़ी सी, इसलिए कि उतना समय नहीं मिल पाता है जितना परिवार को चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी समझ होने से लोगों को इस बात का एहसास रहता है कि व्यस्तता और समय का उपयोग कैसे सबको मिल करके करना चाहिए जिससे कि अच्छा परिणाम आए। सर राजनीति में आने की आपकी प्रेरणा क्या रही है और किसे आप राजनीतिक गुरु एक तरीके से हम कहें तो मानते हैं? देखिए, उन दिनों में जब मैं राजनीति में आया तो राजनीति क्या है इसकी समझ नहीं थी वास्तव में, क्योंकि उन दिनों में जंगल का आंदोलन प्रारंभ हुआ और जंगल के आंदोलन प्रारंभ होने से एक बात जो उभर करके जंगल की गूंज के रूप में सुनाई दी, वो ये है कि सरकारें आदिवासी और आदिवासियत को ख़त्म करना चाहती है और जो उसकी मौलिक बातें हैं उस पर हमला हो रहा है। बहुत सारे जगहों में पुलिस की घटनाएं घटी और लोग मारे गए और सुदूरवर्ती क्षेत्र में इतिहास ये बताता है जब अंग्रेज़ों के साथ हम पीछे नहीं हटे और उलगुलान का ऐलान किया तो वो लड़ाई एक जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में आज भी विद्यमान है। तो उस तरह के दौर से आए तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उतनी कोई ना ही चर्चा होती थी। जंगलों में अपने मौलिक बातें, आत्मनिर्णय के अधिकार, इन सारी चीज़ों को लेकर के तो उन दिनों में स्वाभाविक रूप से कई ऐसे नेता थे जो हमसे सीनियर थे और इन सारे चीज़ों में लोग आगे बढ़ते थे। अब उस समय निर्मल महतो थे, शैलेंद्र महतो जी हैं, मोरा मुंडा थे, मछुआ गगराई थे। सिंहभूम की बात मैं बता रहा हूँ। बाद में उस क्षेत्र में शिबू सोरेन जी का आना हुआ और चूँकि बागुन सुमरुई थे लेकिन वो अपने चरित्र के थे और अपने तरीके से चीज़ों को देखते थे, लेकिन हम जो जुड़े वो आंदोलन से निकल कर आए। लेकिन अगर वर्तमान दौर में आप कहें तो आप अभी फ़िलहाल आपके आइडल कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ, तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो देश के प्रति कमिटमेंट है वो हर इंसान का आइडियल होना चाहिए। नेता के दृष्टि से कई लोग हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आडवाणी जी के साथ काम करने का मौका मिला। जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था। फेडरल तरीके से जो चीज़ें होती थी उस पर बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी बातें हमें मिली है।
आज भी हमारे बीच में नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेता हैं जो 24/7 देश के बारे में सोचते हैं। तो ये सारे का प्रभाव है आपके व्यक्तित्व एकदम। सानिध्य मिला है। तो ये हम सब के लिए ऐसे और भी बहुत सारे राजनेता जिन लोगों के साथ काम करने का और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव भी है और उन्हें समझने का मौका मिला, और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। सौभाग्यशाली। सर, झारखंड में भी घूमते हैं आप, देश दुनिया भी घूमे, झारखंड का कोई ऐसा जगह जो आपको बहुत पसंद करता है और अट्रैक्ट भी करता है, जहाँ लगता है बार बार आपको मन करता है कि हम जाएं? देखिए, ऐसा है, कोई क्षेत्र के दृष्टि से मैं ये नहीं कहूँगा। ये धरती हमारी है, हर जर्रा जर्रा हमारा है, और हर जगह हर मिट्टी में महक है। बस मिट्टी की जो सौंधा नमक, मिट्टी की जो सौंधा महक है, उसका एहसास हमें है। तो इस मिट्टी का एहसास है। तो चूँकि मिट्टी से जुड़ी बात हो रही है, तो चूँकि सर देखिए यहाँ पर फेस्टिवलों की बहार होती है। सरहुल पर्व हो, करम पर्व हो, सोहराय पर्व हो, ये पर्व जो है आप निश्चित तौर पर इसमें निकलते हैं और थिरकते हुए भी आप दिखते हैं। मांदर की थाप पे हो या संथाली और नागपुरी गानों पर आप थिरकते हुए नज़र आते हैं। तो क्या ऐसी इस पर्व में खासियत है जो आपको अट्रैक्ट भी करता है और अपने आप को आप रोक नहीं पाते? देखिए, झारखंड के जो फेस्टिवल है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक तरीके से देखिए, स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए आपको सीखना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से नृत्य गीत जो होता है उसमें एक पारिवारिक वातावरण रहता है और ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। मांदर के लिए कोई मुझे ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं हुई कभी। तो मैं बजाता हूँ और नृत्य गीत में मैं शामिल होता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जीवन की हैप्पीनेस है, उसको करता है। और जिसे कहा जाए एक तरीके से एक उसके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, लेकिन एक मादकता होती है, एक उन्माद होता है आनंद का। तो वो शायद ऐसे आपको कहीं बाज़ारों में नहीं मिलेगी। तो ऐसा उन्माद बाज़ारों में नहीं मिलेगा जो झारखंड के फेस्टिवल में नज़र आता है, और अर्जुन मुंडा जी भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हमारे साथ आज राजनीति के अर्जुन मुंडा जी थे, जिन्होंने खुलकर अपने दिल और दिमाग की बात हमारे साथ साझा की। झारखंड के 25 वर्षों के सफ़र की बात हो या फिर राजनीति के मंच से खेल के मैदान तक, झारखंड की कहानी अर्जुन मुंडा के बिना अधूरी है। अभी कई और कहानी बनने हैं और कई मुकाम हासिल होने हैं, जिन पर आगे भी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल आज इतना ही। आपने हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और रजत जयंती वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।